हेलो बेटा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये है हमारे चैप्टर का नाम। इसके अंदर अब पेयर में लिखा हुआ है मतलब दो होंगी, और लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है मतलब लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री वन होगी। ठीक है ना, उस वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी डिग्री वन होगी। ठीक है, और टू वेरिएबल मतलब जैसे अभी तक हम जब पोलिनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें एक एक्सप्रेशन के अंदर या तो सारे x थे या सारे y थे या सारे t थे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि x और y एक साथ आ गए, है ना। पर इसमें क्या होगा कि यहाँ पे टू वेरिएबल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दो वेरिएबल एक साथ होंगे। एक्स वाई एक साथ हो सकते हैं, एक्स जेड एक साथ हो सकते हैं, मतलब कोई भी दो वेरिएबल ए बी हो सकते हैं एक साथ। तो दो वेरिएबल होंगे एक साथ। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक, और अगर मैं लीनियर इक्वेशन ठीक है, तो ये चैप्टर समझने के लिए जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है वो समझने की ये है कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अब ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन। अगर एक लाइन है तो हमने ऐसे लिख दिया, पर मान लो अगर मैं बोल दूं यहाँ पे एक और स्ट्रेट लाइन है टू, सेकेंड नंबर की स्ट्रेट लाइन, वो कैसे लिखेंगे? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन। ठीक है, ये क्या है भाई? सिंपल ए बी सी है, और ये क्या है? ए वन बी वन सी वन। इसको और क्या लिख सकते थे? इसको ऐसे की जगह इसको ये अभी ऐसे मान लो। ठीक है, अगर मैं बोल लूं कि भाई लाइन है, दो लाइन है, उनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? या तो ऐसे कि वो एक दूसरे को ऐसे काटते होंगी, या एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, या क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, मतलब जहां पे एक लाइन है दूसरी लाइन भी बिल्कुल उसके ऊपर होगी, ऐसे ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस वाली जो लाइन का पेयर है इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इनको बोलते हैं, ये वाला जो है इनको बोलते हैं जो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, पैरेलल लाइंस ये आपस में कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, जैसे ट्रेन का ट्रैक होता है ऐसे होती है। और ये इनको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक को इंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब इनको ना हम इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो ए बी ए वन बी वन सी वन है, एक इक्वेशन की जो ये चीजें हैं इनसे भी पता लग सकते हैं कि जो ये दो इक्वेशन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन की है, पैरेलल लाइंस की है, या कोइंसिडेंट लाइन की है। वो पता कैसे करेंगे? सिंपल होता है बेटा, देखो, अगर ए बाई ए वन इज इक्वल टू बी बाई बी वन नहीं है, तो वो 100% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, इंटरसेक्टिंग लाइंस को। ठीक है, अगर a बाई ए वन इज इक्वल टू बी बाई बी वन इज इक्वल टू सी बाई सी वन है। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है इसको, कोइंसिडेंट लाइन को, कि भाई सारी चीज इक्वल है तो एक के ऊपर एक ही होंगी। ठीक है, और अब बीच में आता है इनके ये क्या, पैरेलल लाइंस के लिए वो क्या होगा? ए बाई ए वन इज इक्वल टू बी बाई बी वन इज नॉट इक्वल टू सी बाई सी वन। ठीक है, अगर ऐसे दे रखा है तो इसका मतलब है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरेलल लाइंस को। तो ये बहुत बेसिक और इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी वो थी, आपको इक्वेशन देख के ये पता रहना चाहिए कि ये कौन सी इक्वेशन, मतलब ये जो इक्वेशन है ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, पहली बात।
अब आप समझ, आपको क्वेश्चन में तो ऐसे नहीं मिलेगा भाई कि A1 A B1 B2 ऐसे, आपको यहाँ पे ए की जगह कोई नंबर दे देगा, बी की जगह कोई और, फिर उनको आप कैंसिल आउट करके देखोगे कि उनका रेशियो क्या आ रहा है, फिर पता लगेगा कि हमें आंसर में क्या लिखना है। ठीक है, पर आपको ये चीज रट लेनी है बेटा कि अगर ये दो इक्वेशंस है लाइन की और अगर ये रिजल्ट आ रहे हैं तो उनका मतलब क्या होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, अब देखो एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट बात इसी वीडियो में हो जाएंगी, है ना कि अगर दो लाइन आपस में कनेक्ट मतलब इंटरसेक्ट कर रही हो या कोइंसिडेंट हो तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या? कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर वो एक दूसरे को टच ही नहीं हो रहे तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे ये है, इसको ये भी क्या है, एक कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये भी क्या है? कंसिस्टेंट लाइंस है। ठीक है, पर ये जो ये है एक दूसरे को टच ही नहीं करे तो ये क्या हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसके अलावा एक और बात है, जब ऐसे लाइन होगा तो यहाँ पे ये दोनों लाइन मिल रही है तो सिर्फ क्या है? वन सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे ये तो हर जगह मिल ही रही है, मिल ही रही है, मिल ही रही है, तो यहाँ पे बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, और यहाँ पे ये कहीं पे टच ही नहीं हो रही, इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशंस। ठीक है, इस चैप्टर का जो सबसे थ्योरी का पार्ट था ना वो लगभग लगभग खत्म हो गया, आपको यहाँ से सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैंने अभी बात बोली है इसको वेरीफाई करते हैं दो इक्वेशंस को लेके। ठीक है, देखो इक्वेशंस क्या ले लेते हैं हम? इक्वेशंस ले लेते हैं ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखो इस x के आगे क्या आता है? a, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। y के पहले क्या आ रहा है? 3, ये है b, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, और ये हमारा, इसको भाई कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को? 1x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया भाई? 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली जो चीज है दोनों इक्वेशंस की, ठीक है, ये हमारा a है और ये हमारा a1 है। जो ये चीज है ये, ठीक है, ये हमारा b है और ये b1। ये जो ये चीज है ये क्या है हमारा? ये ऊपर वाला c है, ये c1। तो अब ये देखो a बाई a1, ठीक है, तो यहाँ पे a बाई a1 क्या है? 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू b बाई b1 हो तब नहीं होना चाहिए, तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि b बाई b1 क्या होगा? ये 3 है और ये क्या है भाई? -3। ठीक है, अब देखो भाई 1/2 क्या इक्वल टू है 3/2, इसको काट भी लेते हैं रेशियो को तो क्या हो जाएगा? -1। तो क्या ये इक्वल है? ये नहीं है, तो इसका मतलब जब इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी। ठीक है, समझ में आया बेटा? और अगर समझना है तो ऐसे समझते हैं। ठीक है, ये तो था इंटरसेक्टिंग लाइन प्रूफ हो गई। अगर मैं बोलूं कि यहां पर अगर ऐसे होता 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन होती 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये हमारा a हो गया, ये हमारा a1 हो गया, ये हमारा b होगा, ये हमारा b1 हो गया, इस हो गया, ये c1 हो गया। ठीक है, तो हमें a बाई a1 इज इक्वल टू b बाई b1 पहले यहां तक चेक करना है। तो ये 2/4 इज इक्वल टू 3/6। ठीक है, अब ये तो भाई 1/2 हो गया, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये तो दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये सही चल रहा है। फिर हमें क्या पता है? अगर ये दोनों इक्वल है तो आगे चेक करेंगे c/c1, चेक करते हैं। c हमारा क्या है? -9, और c1 क्या है भाई? हमारा -18।
18, तो माइनस से माइनस कट गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो वाह भाई, ये तो तीनों हमारी इक्वल आ गई। और ये किसके लिए था हमारा, को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है, मतलब ये लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हमारी गिरेगी। ठीक है, ऐसे। दूसरा क्या है भाई, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे क्योंकि हर जगह पे टच ही टच हो रही है। तीसरी बात क्या है, ये है कंसिस्टेंट। तो ऐसे हमें पता लग जाना चाहिए। ठीक है, अब हम देते हैं तीसरी लाइन का एग्जांपल, जो कौन सा है, पैरेलल लाइंस। अगर मान लो हमें ऐसे मिल जाए, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम देखेंगे भाई, हमें ये क्या है, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा A1 हो गया, ये B हो गया, ये हमारा B1 हो गया, ये C हो गया, ये हमारा C1 हो गया। तो A/A1 चेक करेंगे, फिर इज इक्वल टू B/B1। ठीक है, देखते हैं ये ऐसा है या नहीं है। A1 है, A1 2 इज इक्वल टू B2 है, B1 4 है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये बात ठीक है। आगे चेक करेंगे C/C1। ठीक है, तो इज इक्वल टू C क्या है हमारा -4 और C1 क्या है -12। तो माइनस से माइनस कट गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये बात हमारी सही नहीं है। तो इसका ये वाली इक्वेशन कब बन रही थी, जब हमारी पैरेलल लाइंस हो। ठीक है, पैरेलल लाइंस मतलब ऐसे। ठीक है, पैरेलल लाइंस, और क्या था भाई, कंसिस्टेंट होगा, इसका मतलब क्या है, नॉन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। ये तीनों बात हमें इस इक्वेशन से देख के और इस बात से समझ आ गई कि ये तीनों बात इस इक्वेशन के बारे में हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज बेसिक चीजें, अब इनको यूज करके हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है भाई, ये वाली चीज ना रट लो। अगर इसकी मैं टेबल बनाऊं तो कैसे बनाएंगे, देखो, अगर इसकी टेबल बनाऊं तो ऐसे आप लिखो, यहाँ पे तो लिखो इफ A/A1 not equal to B/B1, then it represent intersecting lines। ठीक है, intersecting lines and will have one solution। ठीक है, और is consistent in nature। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ऐसे ना लिख के आप कैसे लिखो, आप लिखो, मुझे ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, इफ A/A1 is not equal to B/B1। ठीक है, देन पहली बात, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम बना दो ऐसा। दूसरी बात क्या लिखो, एक जगह पॉइंट मीट हो रहा है तो लिख दो ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, और तीसरी बात क्या लिख दो, कंसिस्टेंट इन नेचर, ये बात लिख दो। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी बात क्या लिख दो, इफ A/A1 is equal to B/B1 is equal to C/C1 not equal to C/C1। तो हमें क्या बता था, देन
पहली बात तो ये पता था कि ये कैसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस, ठीक है, ऐसी। दूसरी बात क्या होगी, अगर ये पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। और तीसरी बात क्या होगी, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट होगी, ठीक है। और तीसरी बात हमें क्या पता है कि तीसरा केस क्या होगा, इफ a by a1 is equal to b by b1 is equal to c by c1, then पहली बात को इंसिडेंट लाइन होगी, को इंसिडेंट, ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है भाई। ड्राइंग अच्छी नहीं है, प्लीज बियर विद इट। दूसरी बात क्या पता है, अगर भाई कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, ये बात पता लग गई। और तीसरी बात हमें क्या समझनी है कि अब ये क्या होगी, कंसिस्टेंट इन नेचर, यहाँ पे भी नेचर रह गया, इन नेचर, ठीक है। ये वाली बात को ना अपने दिमाग में एकदम तस्वीर की तरह छाप लो, ठीक है, कि ये कंडीशंस होने पे ये होता है। और एक चीज यहाँ पे ऊपर लिख लो भाई, ठीक है, क्या लिखोगे कि ए, जगह नहीं है ना यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं ना वैसे ही यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है भाई, कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, लाइन 1 है ये। और a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन 2 की इक्वेशन है। अगर ये दो गिवन है तो हम इनके कोफिशिएंट एक्स वाई के कोफिशिएंट से ये सब पता कर सकते हैं, ठीक है बेटा, ये जरूरी है, इसको याद कर लो। अच्छा एक मस्त बात बताऊं आप लोगों को कि हमारे जो टीचर था ना, उन्होंने ना इसका मतलब तो समझाया नहीं कि ये टेबल का मतलब क्या है, यूज क्या है, और हमें ना मजबूर कर दिया कि ये याद करनी है। अगर हमने याद नहीं की तो ना सीधा पिटाई होगी, सीधी सी यही बात। उसने बस ऐसे बोला कि ऐसा होता तो ऐसे होता, पर इसको रियल लाइफ में कि किस तरीके से इसको क्वेश्चंस में यूज करना उसने ये नहीं बताया, ठीक है। पर कोई बात नहीं, हाँ हम अच्छे नंबर से पास हो गए, बाद में तो यही मैटर करता है। और आप लोग भी अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, बस मेहनत करो, ये लास्ट मोमेंट आए हुए हैं। अगर अभी मेहनत कर ली ना तो लाइफ टाइम याद रहेगा कि 10th क्लास में इतने परसेंट मार्क्स आए थे और इतनी मेहनत, और वही तुम्हारी फाउंडेशन होगी, ठीक है। और फाउंडेशन अच्छी तो सब अच्छा।